हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भुवन कापली जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्चुअली में। धन्यवाद। सर, शुरुआत चारधाम से करते हैं क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त गतिमान है और लगातार कहा जा रहा है कि आंकड़ा 30 लाख से पार पहुंच गया है और लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सरकार के इन आंकड़ों को? देखिए, सरकार के जो आंकड़े हैं वो तो हमेशा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे आंकड़ों पर बात करती है। हाँ, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालु उमड़ कर आते हैं और हमेशा ही आते हैं और बड़ी आस्था का प्रतीक है, विश्व में हमारे प्रदेश की पहचान है और देश विदेश के साथ साथ पूरे सब जगह से यहाँ यात्री बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। लेकिन हम इस यात्रा को जितना और सुंदर और अच्छा बना सकते हैं, जितना ही सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं, मुझे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार देखने को मिलता है कि लोग ऐसी बातें करते हैं कि यात्रा में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा हावी है और लोग आ रहे हैं तो कहीं पर रास्ते में कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, किसी को जाने के लिए असुविधाएं मिल रही हैं, दर्शन के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत लोगों के साथ जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो सरकार को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि चार धाम हमारी प्रदेश की पहचान है और हमारा उत्तराखंड का गौरव है और आस्था का प्रतीक है, तो इसमें जितनी और सुविधाएं मजबूत हो सके सरकार को वो करना चाहिए। हाँ सर, अगर बिजली की बात करें उत्तराखंड की, तो बिजली को लेकर के कहा जा रहा है कि अब बिजली कम है तो इसलिए बाहरी बाज़ार से जो है बिजली खरीदनी पड़ेगी। आप कैसे देखते हैं कि उत्तराखंड में जो है बिजली उत्पादन तो काफ़ी होता है लेकिन उसके बावजूद भी बाहर बाज़ार से खरीदने की बात सामने आ रही है? देखिए, दीपक तले अंधेरा, ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में बिजली का टोटा ये पिछले 4-5 साल से लगातार हो रहा है और सरकार हर बार जानती है कि गर्मियों में सरकार को बिजली की कमी पड़ती है और सरकार बिजली खरीदती है। लेकिन सबसे लापरवाही की बात यह है कि जब सरकार को पता है कि प्रतिवर्ष हमें इतनी बिजली की खपत हमारी होती, तो सरकार उसे पहले क्यों नहीं खरीदती। अगर सरकार वही बिजली 6 महीने पहले बॉन्ड कर ले, साल भर पहले बॉन्ड कर ले कि हमें गर्मी के मौसम में इतनी बिजली खरीदनी है, तो उसकी कीमत बहुत कम होती है। सरकार क्या करती है कि तुरंत डे टू डे बिजली खरीदना शुरू करती है, जिसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। पिछली बार भी हमने देखा कि करोड़ों की अरबों की बिजली खरीदी गई। जहाँ बिजली को हम 5 रुपये 6 रुपये यूनिट पर खरीद सकते थे, उसको 12-12 14-14 रुपये यूनिट में खरीदा गया। तो क्या सरकार की मंशा राज्य को बिजली देने के बहाने कोई भ्रष्टाचार की तो नहीं है, जो पिछले 3-4 सालों से लगातार हो रहा है? अगर सरकार ये चाहती है कि भाई बिजली को हमें हर वर्ष ज़रूरत पड़ रही, तो पहले से क्यों नहीं किसी से एमओयू साइन करके रखती है? पहले से क्यों नहीं आपूर्ति जो हमारी है उसको पहले से क्यों नहीं खरीद के रखती है? सस्ते दामों में क्यों नहीं खरीदती है? सरकार डे टू डे क्यों खरीदती है? इसके पीछे भी मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। अभी हाल ही में जो है कैबिनेट बैठक हुई और उसमें 20 प्रस्ताव पास हुए, चाहे आपदा को लेकर हो, ऊर्जा को लेकर हो, वित्त को लेकर हो। आप इन तमाम 20 प्रस्तावों को कैसे देखते हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जनता के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे? देखिए, कैबिनेट करने में तो सरकार बहुत तेज़ है, बहुत कैबिनेट करती है, बहुत सारे फैसले कर देती है, अगली बार बदल देती है। अभी आपने देखा होगा, पहले सरकार ने एक फैसला किया कि जो अब टेंडरों में है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन नहीं बैठेंगे, फिर उसको वापस कर लिया, उसके लिए दोबारा कैबिनेट करानी पड़ी। कैबिनेट के फैसलों को धरातल पर हम किस रूप में ला पा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादा कैबिनेट करके ज़्यादा फैसले कर कर जो है कि हम अपनी पीठ को नहीं थपथपा सकते। जो फैसले कैबिनेट में हुए हैं वो धरातल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन फैसलों का एक आम आदमी को फ़ायदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक उन फैसलों का कुछ लाभ पहुंच रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। और इसलिए सरकार खाली अखबार की सुर्खियां बनाने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए कैबिनेट में बहुत सारे फैसले करती है, बाद में पलट देती है। तो ये साफ साफ हमें पिछले 3 साल में दिखाई दे रहा है। पोल्ट्री फार्म को भी लेकर एक फैसला लिया गया जिसमें कहा गया कि रोजगार से जोड़े जाएंगे, 2000 रोजगार जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी पोल्ट्री फार्म तो अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में है छोटे छोटे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार की क्षमता वाला पोल्ट्री फार्म जो है वो बनाए जाएंगे। देखिए, सरकार 15 से 20 हज़ार क्षमता के पोल्ट्री फार्म खुद बनाएगी या जो पोल्ट्री का काम कर रहे हैं उनको देगी, इस पर जो है कि चिंतन की ज़रूरत है। अगर सरकार ये सोच रही है कि जो प्राइवेट कंपनियां आज आ रही हैं 15-15, 20-20 हज़ार के पोल्ट्री फार्म बना रही हैं
बनवा रही हैं लोगों से, और लोगों से वहाँ मुर्गा पलवा रही हैं, उसकी देख रेख कर रही है। उस तर्ज पर सरकार जा रही, तो मुझे लगता है कि सरकार का आने वाले समय में सरकार को उसका मुझे लगता नहीं कि कोई फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो लोग पोल्ट्री के काम उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं, उन लोगों को अगर सरकार सब्सिडी देती है, उनको बनाने का मौका देती है, उनको आगे बढ़ाने का मौका देती है, तो निश्चित ही इसमें कुछ फ़ायदा हो। और जो महिलाओं के लिए एक 100,000 योजना को लेकर के कहा गया है कि 2 लाख तक के कामों में जो है 2,000 महिलाओं को पहले वर्ष में जो है सब्सिडी दी जाएगी। उन महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। उस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं ने दिए, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज़्यादा ठगने का काम महिलाओं को ही किया है, महिलाओं को भ्रमित करने का काम किया है। पहले समूह की जो महिलाएं हैं, जहाँ भी रैलियाँ होती हैं, कार्यक्रम होता है, उन्हें अधिकारियों के माध्यम से आपके समूह में पैसा नहीं आएगा, आपका ये हो जाएगा, समूह निरस्त हो जाएगा, बरगला कर, डरा धमका कर अपनी रैलियों में ले जाते हैं। और 60,000 समूह, 6 लाख महिलाओं का जो हमारा समूह है, स्वयं सहायता समूह है, उन समूह के लिए 5 करोड़ का बजट रखती है। अब सरकार ये कह रही है कि 2 लाख रुपए सब्सिडी महिलाओं को देंगे। क्या वो सब्सिडी उन महिलाओं को मिल पाएगी जो स्वयं कुछ करना चाहती हैं, जो एक आम महिला है, या उन महिलाओं को खपा देगी जिन महिलाओं के पति या जिनका और कोई रोज़गार पहले से चल रहा है? जैसे बीच में एक प्रधानमंत्री 5 लाख तक का लोन कोई एक योजना निकली थी, तो बैंकों लखपति दीदी योजना। है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना, या फिर और भी कुछ योजनाएं कि जिसमें आपको सर्टिफिकेट के आधार पर आपको लोन दिया जाता था। तो सरकार ने उन ज़रूरतमंदों को लोन नहीं दिया, उन्होंने उन लोगों को लोन दे दिया बैंकों ने कि जिनकी पहले से बैंकों में लिमिटें हैं, बैंकों से लोन है। क्योंकि सरकार एक तरफ तो लोन देने की बात करती है, दूसरी तरफ बैंकों पे इतनी गाइडलाइन लगा देती है कि बैंक को ये लगता है कि हम रिकवरी कैसे करेंगे। तो वो रिकवरी वाले आदमी को ढूंढते हैं और उसे जो है कि खाना पूर्ति करके उन लोगों को दे देते हैं, जिससे बैंक रिकवरी कर सके। क्या इस 2 लाख की सब्सिडी को भी ऐसे ही ख़त्म किया जाएगा, या महिलाओं को कुछ दिया जाएगा? जैसे अभी 3 साल से महिलाओं को ठगा जा रहा है, हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, भोजन माता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो इन सबको जैसे ठगा जा रहा है, तो वैसे ही जो है इसमें चलेगा, या सरकार कुछ धरातल पर ला पाएगी? मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की करनी और कथनी में लगातार अंतर रहता है। वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों के लिए, मीडिया की सुर्खियों के लिए योजना लाती है, उसे धरातल पर कहीं उतार नहीं पाती। एक सबसे प्रमुख जो मुद्दा इस समय चल रहा है एलिवेटेड रोड का चल रहा है कि देहरादून में जाम खत्म करने के लिए 2 नदियों पर जो है एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, एक पर 11 किलोमीटर और एक पर 14 किलोमीटर। उसके लिए जो कुछ ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जिनको जो है वहाँ से विस्थापन की बात चल रही है, उनको हटाने की बात चल रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सरकार को सोचना चाहिए। ट्रैफिक की परेशानी तो है, लेकिन सरकार जो है एलिवेटेड रोड के माध्यम से कहीं उन गरीब लोगों को हटाने का काम तो नहीं कर रही है। जहाँ जो हमारे नजूल की भूमि में लोग बैठे हैं, जो नदी नालों के किनारे बैठे हैं, जिन्हें सरकार कहती थी हम भूमिधरी अधिकार देंगे, हम आपको जो है आवासीय पट्टे देंगे, कहीं इन एलिवेटेड रोडों की आड़ पर उन गरीब लोगों को हटाने की साजिश तो नहीं है। ये बात सामने निकल कर आ गई। अगर हाँ वाकई सरकार की मंशा है कि जाम कम हो, एलिवेटेड रोड बने और शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो, और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं पहले उनको विस्थापित किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ का भी एक मामला है खटीमा का, सरकार ने एक नाले को तोड़ा, और ये 2021 की बात होगी, 2021 की, और 7 परिवारों को, गरीब परिवारों को उठाकर एक जगह सरकारी ज़मीन पे बिठा दिया। लेकिन इन 5 सालों में अभी तक उन्हें भूमिधरी अधिकार नहीं मिला, उन्हें आवासीय पट्टा नहीं दे पाई सरकार, खानापूर्ति करते रहते हैं अधिकारी। तो कहीं ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हो जाएंगी जो बेचारे वहाँ बैठे हुए हैं वो अदर पे लटक जाएं? सरकार को पहले इनको विस्थापित करके इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद आगे काम करना चाहिए। अगर इस मंशा से करेंगे तो ठीक रहेगा। हाल ही में एक शिक्षा मंत्री ने दौरा किया एक ज़िले का, और वहाँ पर जो है उनका विरोध देखने को मिला कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पर जो है प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं है, और लगातार इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं। आप कैसे देखते हैं? उपनेता प्रतिपक्ष होने के नाते लगातार आप भी सदन में सवाल उठाते हैं इन मामलों को लेकर के। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो जनता की ज़रूरी चीज़ें हैं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में, उसे पूरी करे। और जाहिर सी बात है, जब पूरी नहीं होंगी तो उन्हें क्षेत्रों में विरोध सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके द्वारा किया जाना है। जनता ने उन पर भरोसा किया है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है। वो चाहते हैं कि उनके यहाँ प्रिंसिपल हो, वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ सही है, वो चाहते हैं उनके बच्चों को रोज़गार मिले। तो अगर कहीं पर भी अगर ये सब नहीं होगा तो मुख्यमंत्री का भी विरोध होगा और जनता विरोध करेगी। और ये होता है, ये तो जनता की सरकार है, जनता को जान लगेगा कि सरकार उन पर खरी नहीं उतर रही तो वो विरोध करेगी। आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं कि लगातार जो है संख्या में कमी आ रही है? कई स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं, कहीं टीचर्स नहीं है तो कहीं छात्र नहीं हैं।
देखिए, कहीं टीचर नहीं, कहीं छात्र नहीं है। देखो, एक बात को हमें बड़ी गंभीरता से स्वीकारना पड़ेगा कि जिस जिस चीज़ का भी निजीकरण हुआ है, तो सरकार और निजीकरण के बीच जब भी कंपटीशन हुआ तो हमने देखा है कि निजी चीज़ों ने ज़्यादा तरक्की करी है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे अन्य जो बिज़नेस हैं या अन्य क्षेत्रों में हो, जहाँ निजीकरण स्टार्ट हुआ। तो आज जो स्थिति है, जो भी व्यक्ति है वो ये चाहता है कि उसके बच्चे को शिक्षा अच्छी जगह पर दी जाए और शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से अपने बच्चों को समर्पित हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है, तो वहाँ हमें मजबूत करना चाहिए। और जहाँ पर बच्चे कम हैं तो उसमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो आसपास के स्कूलों को एक करके बच्चों की संख्या बढ़ाकर वहाँ शिक्षा अच्छी से देनी चाहिए। और शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिससे बच्चा सफलता की सर्वोच्च स्थान पर पहुँच सकता है, इसलिए शिक्षा पर हमें गंभीर होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थी उपनेता प्रतिपक्ष, इन्होंने तमाम विषयों पर अपनी चर्चा रखी, राज्य के तमाम सवालों पर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN 24/7 देहरादून।